रियलिटी है और जो बहुत ही अहम बात यह है कि सोशल मीडिया में इस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि बस थोड़े से पैसे लगा दो और कनाडा आ जाओ। देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो सच थिंग। हकीकत यह है, बिजनेस हकीकी होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तभी कामयाबी के इम्कानात होते हैं। ये जो छोले बांटे जा रहे हैं, वंडी से छोले ले जाओ, वो जो हम बचपन में छोटे हुआ करते थे, न्याणे हो आ जाओ वंडी से छोले ले जाओ, तो क्या ये छोले अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाला हूँ। क्या वाकई मौजू क्या है? मौजू इस तरह है कि आजकल टिकटॉक पे और एक दो इस तरह की मैंने वीडियो देखी और सोशल मीडिया पे और फेसबुक के ऊपर, क्या बस आप दुबई, कतर या सऊदी अरब में बैठकर कनाडा में बिजनेस खरीद लें? क्या आप दुबई, कतर या सऊदी अरब में बैठकर कनाडा में बिजनेस खरीद सकते हैं? और क्या इसके जरिए आपको कनाडा का वर्क परमिट मिल सकता है? और जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बस एक बिजनेस खरीद लो और सीधा कनाडा आ जाओ, लेकिन आई डिग इन डीप। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की। मैंने कहा देखो तो सही, ये जो छोले बांटे जा रहे हैं, वंडी से छोले ले जाओ, वो जो हम बचपन में छोटे हुआ करते थे, न्याणे हो आ जाओ वंडी से छोले ले जाओ, तो क्या ये छोले वाकई बट रहे हैं? इसमें हकीकत क्या है? कितनी सरमायाकारी चाहिए? हाउ मच इन्वेस्टमेंट डू यू नीड? माफ़ कीजिएगा। इसके लिए कौन से प्रोविंस आसान है? इसके लिए इंग्लिश कितनी होनी चाहिए? उम्र की कोई शर्त है या नहीं? और पूरा तरीक़ाकार, द होल प्रोसीजर कितना वक्त लेता है? तो मैं आपको जो है ना, जो यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक पे या फेसबुक की जो ब्रॉड्स के फेसबुक की जो रील्स वगैरह होती हैं, उसमें क्या बातें या कौन सा चूरन बेचा जा रहा है, और मैं आपको कदम ब कदम आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि इसके अंदर हकीकत क्या है। तो ये प्रोग्राम असल में है क्या? कनाडा में खास किस्म का वर्क परमिट मिलता है, जिसे आम ज़बान में एंटरप्रेन्योर वर्क परमिट कहा जाता है, और मैं उसी एंटरप्रेन्योर वर्क परमिट के ऊपर आया था। उस ज़माने में पीआर मिला करता था एंटरप्रेन्योर वीज़े पे, अब इस पे वर्क परमिट मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कनाडा में कोई बिजनेस शुरू करते हैं, किसी मौजूदा बिजनेस को या तो खरीद लेते हैं और आप उसको अगर खुद चलाते हैं, तो आपको कनाडा आने की इजाज़त मिल सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक बात वेरी मच मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बराइज़ात जिस तरह कह चुका हूँ मैं, पीआर का कोई प्रोग्राम नहीं है। आपको 1 या 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, फिर आप बिजनेस चलाते हैं। इसके बाद ऑनगोइंग बेसिस पे आपको फिर परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता मिलता है। तो सबसे पहला कदम क्या होता है? तमाम स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा और आपके पास सारी बातें जो है जिस तरह एक ओपन बुक की तरह से होती है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ताकि आप उसी हिसाब से फैसला कर सकें। जी व्यूअर, तो सबसे पहला कदम क्या होता है? बिजनेस का इंतखाब। बिजनेस के इंतखाब से मुराद ये है कि आप बिजनेस को जब चूज करते हैं, तो आपको फैसला करना होता है कनाडा में आप कौन सा बिजनेस करेंगे। तो ज्यादातर लोग किस किस्म का बिजनेस, बड़े ये लो लेवल पे और लो स्केल उसके ऊपर कि भाई ये बिजनेस कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते, इसमें जो है ज्यादातर लोग जो है उसमें आपकी क्लीनिंग कंपनीज हैं, लॉन एंड लैंडस्केपिंग है, रेस्टोरेंट्स है, ट्रकिंग या लॉजिस्टिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। लेकिन इसमें सबसे एक अहम शर्त है, और वो शर्त यह है कि आपके पास अपना बिजनेस जो भी आप करने जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इसको आपके पास का एक्सपीरियंस नहीं है और आपने झूठे सच्चे पेपर लगाए हुए हैं या आपके पास इसका बैकग्राउंड नहीं है, तो देखें, ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको अच्छी खासी इस किस्म के इंटरव्यू करने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, और वो आपकी बातों से, जब आपका इंटरव्यू होता है, और आपके पेपर से जहां पर झोल उसको नजर आता है वो फौरन पकड़ लेते हैं। मैं अपनी मिसाल, इससे मैं हमेशा अपनी मिसाल बीच में लेके जाता हूं। जब मैं एंटरप्रेन्योर वीज़े पे गया था, मैंने डिट्रॉइट से अप्लाई किया था। मेरे बेतहाशा बिजनेसेस ऑलरेडी थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, रेस्टोरेंट से रिलेटेड। मैं अपने रजिस्ट्रेशन के पेपर्स लेके गया था, पुराने जो रजिस्ट्रेशन के थे। मैं IRS के जो पेपर्स थे, जो बिजनेस, जो टैक्सेस मैंने पे किए थे यूएसए के अंदर, वो पेपर्स थे सारे मेरे पास। इवन जो बिजनेसेस मैं कर रहा था, जो मीन्यू थे मेरे पास, प्रिंटेड मीन्यूज, फिर उसके अलावा पिक्चर्स थी मेरी रेस्टोरेंट्स की। तो ये चीज़ें जो थी, उस वक्त की जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी, उसने मुश्किल से 5 मिनट लगाए थे। मेरे फाइनेंशियल फंड्स अपनी जगह पे, जो मैंने उसको प्रूव किए थे, बैंक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसने मेरे सिर्फ बिजनेस को देखा था, उसने कहा था वेलकम टू कनाडा वाली बात कर दी थी कि तुम पेपर अभी लोगे। उस जमाने में बहुत ही आसान होता था, उस जमाने तो बड़ा फर्रा मिला करता था लैंडिंग पेपर का, और क्या बाद में आके लोगे? तो मैंने कहा कि सिंस आई हैवंट बीन टू डिट्रॉइट, मैंने इससे पहले डिट्रॉइट कभी नहीं गया था। इवन शिकागो में बहुत अरसे से रह रहा था, लेकिन आई हैव नेवर विजिटेड डिट्रॉइट। तो उसने कहा, हमने कहा हम थोड़ा सा डिट्रॉइट घूम के आए, तो उसने कहा 2 घंटे में पेपर तैयार हो जाएगा, आके ले जाना। तो जो ऑफिसर होता है वो उसी और पहचान जाता है या पहचान जाती है कि आपके पास इसका तजर्बा है कि नहीं। अच्छा, अब जरा ये थोड़ा सा इसको बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से इन्होंने कर दिया। हमारे ज़माने में कोई बिजनेस प्लान वगैरह नहीं होता था। तो अब इसके अंदर दूसरा अहम कदम जो होता है, आपको बिजनेस प्लान बनाना होता है। तो आप बिजनेस प्लान में ये बताते हैं कि आप कितनी सरमाया करेंगी, बिजनेस कैसे चलेगा, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, आमदनी कैसी होगी।
तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है इसी बिजनेस प्लान को देखकर फैसला करता है और उसको पता लग जाता है कि इसमें हकीकत क्या है, इसके अंदर क्या नाम है, इसके क्या इरादे हैं ये, और इसके डॉक्यूमेंट्स इसको क्या प्रूव करता है। तो इसके अंदर कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। तो इसके अंदर कैनेडियन हुकूमत ने कोई एक फिक्स रकम मुकर्रर नहीं की, लेकिन अमली तौर पर ज्यादातर केसेस में सरमायाकारी कुछ इस तरह होती है। छोटे बिजनेस के लिए तकरीबन $100,000 कैनेडियन डॉलर, दरमियाने दर्जे के बिजनेस 150 to 250। अगर रेस्टोरेंट या कोई आप फ्रेंचाइज वगैरह कोई बड़ी फ्रेंचाइज वगैरह ले रहे हैं, जिस तरह फर्ज के पपाइज वगैरह ले रहे हैं, तो $500,000 यू हैव टू शो अ लिक्विड कैश मिनिमम, और आप अपनी टोटल वर्थ भी बताते हैं। तो इन टोटल जो है आप क्या नाम है, शुरू में जो है अगर आपको बिजनेस लेना चाहते हो $3 से $5 लाख इस समय पहले कह चुका हूं, इतना आपको चाहिए होता है। तो इसके सूबों के हिसाब से क्या सरमायाकारी होती है, अगर डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, जिस तरह मैंने बताया कि कनाडा के अंदर क्या नाम है 10 या 11 प्रोविंसेस हैं, स्टार्ट फ्रॉम नोवा स्कॉटिया, ऊपर PEI और सारा कुछ है, फिर इधर आपके पास है ओंटारियो आता है, फिर आपके पास मैनिटोबा आता है, सस्कैचुअन आता है, अल्बर्टा आता है और ब्रिटिश कोलंबिया आता है। तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जो है ना, वैंकूवर के जो बड़े शहरों वगैरह के लिए आपके $2 लाख तक की सरमायाकारी होती है, लेकिन छोटे शहरों में तकरीबन $1 लाख से भी काम बन जाता है। अल्बर्टा, तो अल्बर्टा के अंदर उस कारोबार के लिए बहुत ही अच्छा सूबा समझा जाता है। अक्सर केसेस में सरमायाकारी जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 लाख के दरमियान होती है। मैनिटोबा, मैनिटोबा का मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे एक जानने वाले ने विनिपेग के अंदर किया था, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी $165,000 कैनेडियन डॉलर की हुई थी। ये वही तकरीबन $1.5 लाख का इसके अंदर जो मैंने लिखा हुआ है। सस्कैचुअन के अंदर यारी अफ्तारी लड़ जाती है। रिजाइना और सस्कैटून में आपको $2 लाख की सरमायाकारी आम होती है। अटलांटिक सूबे जो होते हैं, जो राइट साइड पे हैं आपके, ईस्ट कोस्ट में हमारे टोरंटो से आते हैं, ईस्ट कोस्ट के ऊपर नोवा स्कॉटिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इन सूबों में निस्बतन जो है ना $1 से $1.5 लाख के अंदर भी। तो मैं बड़ी डिटेल के अंदर बता रहा हूँ ताकि आपको एक करने का, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं इसको चैलेंज नहीं करता हूँ, इसके अंदर बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपके पास किसी बिजनेस का तजर्बा है ये, तो आप इसके अंदर बिल्कुल कर सकते हैं। खर्चा है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इंग्लिश कितनी होनी चाहिए। मैंने बड़ा डिटेल इसके ऊपर क्या नाम है पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर, और ये बहुत ही आम सवाल होता है कि क्योंकि कनाडा जो है एक जैसे कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो इसके अंदर आपको आइल्स के बैंड लेने चाहिए कि नहीं, लेने की जरूरत होती है कि नहीं होती। इंग्लिश इतनी जरूरी है जितनी आप इमिग्रेशन ऑफिसर को या जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको आप एक्सप्लेन कर सकें। आपको बिल्कुल ही अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो समझ जाएगा या समझ जाएगी कि आप जो है यहाँ पर कनाडा के अंदर बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन इतनी ही इंग्लिश होनी चाहिए जो आपको अमली तौर पर बिजनेस चलाने के लिए आनी चाहिए, ताकि आप अपने ग्राहकों से बात कर सकें, अपने जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनके साथ बात कर सकें। तो अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आएगी तो यू विल डेफिनेटली बी इन ट्रबल। उम्र की शर्त इसके अंदर ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई सख्त उम्र की शर्त नहीं रखी गई है, तो ये उन लोगों के लिए भी है जो दे आर कैरिंग अराउंड 150 to 200,000 कैनेडियन डॉलर अगर उसके पास है, तो वो भी इसके अंदर, अगर आपको वर्किंग एज के अंदर इवन आप 45 और 55 के आगे पीछे हैं और आपका अच्छा तजर्बा है, तो आपकी कामयाबी के चांसेस हैं। अगर आप 25 से 55 के दरमियान हैं तो आपके लिए सही है। अगर इससे ऊपर है, इससे भी ज़्यादा ऊपर है, तो आपका केस मुश्किल हो सकता है, लेकिन बिजनेस का तजर्बा पीछे फिर स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने इतने अरसे से काम किया हुआ है। तो अगर आपकी बैगेज के अंदर 20 से 25 साल 30 साल का तजर्बा है और यू हैव अ सॉलिड इनकम एंड सॉलिड बैंक बैलेंस वगैरह अगर आपके पास है, तो इट कैन वर्क फॉर यू। आखिर में मैंने एक पॉइंट लिखा था कि इसमें कितना टाइम लगता है। इसमें टोटल जो है ना सारा कुछ तैयारी वगैरह अगर करते हैं आप, फर्स्ट किया आज आपने तैयारी पकड़ी है और आपने किसी लॉयर से बात की है, तो आपका बिजनेस प्लान बनाने के लिए मे बी मे टेक अबाउट 2 to 3 years डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। फॉर दैट यहाँ पर मैं इसको कह दूं कि आप किसी RCIC बिल्कुल आप यू कैन कॉन्टैक्ट, डेफिनेटली इमिग्रेशन कंसल्टेंट, लेकिन टिकटॉक के जो कंसल्टेंट है उनसे आप बात ना करें, आपको इसके लिए एक अच्छा लॉयर चाहिए। अगर आपके पास अच्छा लॉयर हो और वो आपका अच्छा बिजनेस प्लान बना के प्रेजेंट करता है तो आपकी कहानी को आगे, और आपका अच्छा तजर्बा है और आपके पास बैंक बैलेंस है, तो वो आपकी कहानी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकता है। और वर्क परमिट का फैसला आने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 4 से 8 महीने के अंदर आपका फैसला आ जाता है। तो विद इन ए ईयर मैं कह सकता हूं कि आप कनाडा में वर्क परमिट के ऊपर उतर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे आखिर में जो बात आती है कि आपका एक लॉयर जो है इसके अंदर कितनी फीस लेता है। मेरे एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट था, तो मैंने उससे पूछा था, मैं कहा भाई कितने को चार्ज करते थे सारा कुछ? कहता है डिपेंड करता है लॉयर टू लॉयर और कंसल्टेंट से कंसल्टेंट। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको ये चेक जरूर करना होता है कि कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या किसी भी लॉयर से अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखें इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी डिफरेंट किस्म के काम करते हैं। हो सकता है कोई ऐसा कंसल्टेंट हो या ऐसा लॉयर हो जिसने कभी इस तरह का केस ही ना किया हो, और हो सकता है कोई ऐसा लॉयर हो या ऐसा कंसल्टेंट जो ये केस ही यही लेता हो। तो दीज थिंग्स वेरीज।
तो इमिग्रेशन की वकील की फीस कितनी होती है? कनाडा के अंदर अच्छा वकील जो इस किस्म के केसेस वगैरह को जो करते हैं वो हो सकता है कि आपसे $5,000 या इनिशियली ले, लेकिन मैं समझता हूं कि वो $15,000 से $30,000 डेफिनेटली लेगा इस सारे कामों के लिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और हुकूमती फीस और बिजनेस प्लान की फीस वगैरह जो है ये अलग हो सकती है। और इसके जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके अंदर आता है कि आप अपने खानदान के साथ आ सकते हैं। आपको वर्क परमिट मिल जाए तो आपका खानदान भी इसके बाद कनाडा आ सकता है। बीवी या शौहर को ओपन वर्क परमिट मिलेगा। ओपन वर्क परमिट से मिला दिया कि आप अपना बिजनेस जो कर रहे हैं, जिस बिजनेस में आए हैं वो ठीक है, और फर्स्ट आपकी वाइफ जो है वो कोई उनके पास किसी बच्चों से रिलेटेड या कोई भी काम करने का कोई दूसरा तजर्बा है और वो कहीं और जॉब करना चाहती हैं तो उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा। शी इज नॉट लॉक्ड इन। और बच्चों को भी, अगर बच्चे और जो बच्चे अगर आप आएंगे तो उनके बच्चों को तालीम की जो भी जिस तरह काम के रेडियन को होती है तो उसके स्कूलों में उनको तालीम की इजाज़त बिल्कुल मिल जाएगी। अच्छा, अब आखिर में बात आती है कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिलेगी। आपको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी कैसी मिलेगी? क्योंकि आप तो 1 या 2 साल का आपके पास नॉर्मली 2 साल का वर्क परमिट होता है। तो होता क्या है कि आपको पीआर कैसे मिलेगी? जब आप 1 या 2 साल तक बिजनेस कामयाबी से चला लेते हैं और लोगों को नौकरियां देते हैं तो आपके लिए तो आप इसके ऊपर, मैं जो जानता हूँ मिनीपिटोबा में जो थे वो इंडिया से थे, उनका वहाँ भी पिज़्ज़ा स्टोर थे और उन्होंने यहाँ के रेस्टोरेंट लिया था। तो उसके बाद उन्होंने बाद में उसके पीआर के लिए अप्लाई कर दिया था। और यहाँ भी जो मेरे 2 जानने वालों ने ओंटारियो के अंदर किया था तो उनका भी केस चला था और उसके बाद उनको मुस्तकिल रिहाइश का परवाना मिल गया था। और उसके अंदर फिर 2 ही उसके अंदर वो हैं, या तो आप PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम या एक्सप्रेस सिस्टम के थ्रू जो है ना आपको पीआर मिलेगी। तो आखिर में इसकी जो रियलिटी है और जो बहुत ही अहम बात यह है कि सोशल मीडिया में इस अक्सर लोग कहते हैं कि बस थोड़े से पैसे लगा दो और कनाडा आ जाओ। देयर इज नो सच थिंग। हकीकत यह है, बिजनेस हकीकी होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तभी कामयाबी के इम्कान होते हैं। तो व्यूअर, ये है सारी कहानी। मैंने आपको बिल्कुल खोल के बता दिया है कि आपके पास इसका खुलासा मैं इस तरह कर सकता हूं कि आपके पास $1.5 से $2 लाख हो, आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, आपको शुरू में वर्क परमिट मिलेगा, आप बिजनेस प्लान बनाएंगे, आपको वर्क परमिट मिलेगा, आप यहाँ लोकल वहां से उसका बेस्ट तरीका मैं यही कहता हूँ कि आप पहले, अगर आपके इतने रिसोर्सेज है और आपको इतना बिजनेस एक्सपीरियंस, आप यहाँ पर आए, विजिट वीजे पे आए, एक दफा देख के जाएं, पूरा किसी भी लॉयर के साथ अपनी सेटिंग करें। ओवर द फोन अगर करेंगे तो वो कहानी गलत सी कहानी है, या और इस पर उसके ऊपर अगर आप आते हैं तो किसी अच्छे लॉयर से बात करके जाएं, बिजनेस की डील करके जाएं। और ऑब्वियसली जब तक आपका वर्क परमिट आएगा हो सकता है बिजनेस आपका इंतजार नहीं करेगा, लेकिन पहले ग्राउंड रियलिटी को देख के जाए 4-6 महीना, उसके बाद ये फैसला करें। तो वियर, मैं जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं कमर्शियल रियल एस्टेट करता हूँ, अगर किसी को वाकई को रेस्टोरेंट बिजनेस खरीदना या कोई भी बिजनेस खरीदना हो तो उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी लॉयर को, या कि अक्सर जो यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के अंदर है कि हमारे पास फलाना लॉयर है, आप हमसे बिजनेस खरीदें, हम आपको ये कर देंगे, मैं समझता हूँ कि उन लोगों से बचें। बिजनेस खरीदें और खुद अपनी जो है ना यहाँ पर आकर रिसर्च करें, या यहाँ पर विजिट वीजे पे आएँ, घूमें फिरें, देखें, हालात को समझें और आएँ यहाँ पर विंटर के महीने में। थोड़ा सा हमें लग पता जाए कि विंटर यहाँ कितना सख्त होता है। अभी भी 0 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जबकि 7 या 8 मार्च हो चुकी है, आज 7 मार्च है गालबन। तो अपने सारे सिनेरियोस को, सब चीज़ों को देख के फिर आए। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जिस तरह मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं कमर्शियल रियल एस्टेट करता हूँ, रेजिडेंशियल करता हूँ। किसी को कोई भी बिजनेस खरीदना हो, बेचना हो, मकान खरीदना हो, बेचना हो, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। मेरे यूट्यूब की वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और हो सकता है किसी का इसके अंदर भला हो जाए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बंद कर दो अब।